हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी होने वाली है द इंटरव्यू। और ये 1998 में रिलीज़ हुई थी और ये काफ़ी बेहतरीन मूवी है। तो आज की हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि पुलिस स्टेशन में एंड्रयू बीक्रॉफ्ट नाम के इंसान के नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिसमें उसकी बीवी बताती है कि एंड्रयू बीरक्रॉफ्ट 21 तारीख को अपनी कार लेकर बेलारेंट के लिए निकलते हैं, पर उसके बाद से उन्होंने अपनी वाइफ को कांटेक्ट नहीं किया है। और जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो उसको पता चलता है कि एंड्रयू बीक्रॉफ्ट के गुमशुदा होने के थोड़े दिन बाद ही बीक्रॉफ्ट की वाइफ को एक लेटर आता है, जो कि एक पीटर विलियम्स नाम के इंसान ने लिखा होता है। और उसमें लिखा होता है कि हाय, आपके पति ने अपनी कार मुझे बेच दी है और वो कुछ काम कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये लेटर मुझे लिखने के लिए कहा है और वो आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। अब पुलिस को लगता है कि एक शायद कार चोरी का केस है और फिर पुलिस बेलारेंट जाकर इस केस की तहकीकात करती है। और जब पुलिस बेलारेंट जाती है तो वहाँ पर एक शॉपकीपर से उसे पता चलता है कि बीक्रॉफ्ट वहाँ पर आया होता है, पर उसके साथ उस समय एक आदमी भी होता है और वो रोड साइड शॉपकीपर बीक्रॉफ्ट के साथ वाले आदमी का स्केच भी बनवा देता है। अब जब पुलिस वाले इस केस की थोड़ी और छानबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि जो शॉपकीपर ने स्केच बनवाया होता है वो एडी रोडनी फ्लेमिंग नाम के इंसान से हूबहू मैच करता है। इसके बाद वो एडी रोडनी फ्लेमिंग के नाम का अरेस्ट वारंट और उसके घर का सर्च वारंट निकलवा कर जल्द से जल्द उसके घर पर पहुंचते हैं। अब वहाँ पर 3 पुलिस वाले जाते हैं, जिनमें से एक इंस्पेक्टर जैक्सन होते हैं, दूसरे सार्जेंट जॉन स्टील होते हैं, तीसरे सीनियर कांस्टेबल वेन प्रायर होते हैं। और जो सीनियर कांस्टेबल वेन प्रायर होता है ये काफ़ी गुस्से वाला इंसान होता है। अब ये तीनों एकदम से फ्लेमिंग के घर में घुसते हैं। अब फ्लेमिंग डर जाता है। अब वो तुरंत फ्लेमिंग को गन पॉइंट पर लेकर उसके हाथों में हथकड़ी बांध देते हैं। अब ये सब देखकर फ्लेमिंग इतना डर जाता है कि वो अपनी पैंट को ही गीला कर देता है। अब इसके बाद फ्लेमिंग उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी सार्जेंट जॉन स्टील फ्लेमिंग को उसके घर का सर्च वारंट और फ्लेमिंग का अरेस्ट वारंट दिखाते हैं। वो फ्लेमिंग से कहते हैं कि हमको आपसे कुछ पूछताछ करनी है और आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अब फ्लेमिंग उससे कहता है कि तुम्हें जो भी मुझसे पूछना है तुम मुझसे यहीं पे पूछ सकते हो, पर मैं कहीं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा। पर तभी प्रायर आकर उसके साथ गाली गलौज करने लगता है और उसे डराने लगता है और उससे कहता है कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। अब प्रायर के डराने से फ्लेमिंग और डर जाता है और वो रोने भी लगता है। और अब वो तीनों पुलिस वाले उसके घर से जो भी सामान होता है वो सब एक प्लास्टिक के बैग में रख लेते हैं सबूत के तौर पर, और फ्लेमिंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब फ्लेमिंग रोता रोता कहता है, देखो प्लीज़, मैंने अपनी पैंट गीली कर ली है, मैं ऐसे तो बाहर नहीं जा सकता, क्या मैं अपनी पैंट चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फ्लेमिंग इतना डर चुका होता है कि वो ये बात डरते डरते बोलता है और रोने लगता है। अब यहाँ पर वो पुलिस वाले उसको उसकी पैंट चेंज करने देते हैं। फिर उसके बाद वो सब वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब वो पुलिस वाले फ्लेमिंग को पुलिस स्टेशन ले जाकर एक खाली अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एक टेबल रखी होती है और 3 चेयर रखी होती हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद सार्जेंट स्टील उस रूम में आते हैं और वो फ्लेमिंग से पूछते हैं कि क्या आपके पास कार है। तभी फ्लेमिंग उसको बताता है कि पहले मेरे पास एक कार थी, पर जब मुझे मेरी जॉब से निकाला गया उसके बाद मुझे मेरी कार बेचनी पड़ी। तभी सार्जेंट उससे पूछते हैं कि आपको अपनी कार क्यों बेचनी पड़ी और आपको कंपनी से क्यों निकाला गया। तभी फ्लेमिंग बताता है कि मैंने कुछ किया नहीं था, बल्कि हमारी कंपनी में वर्कर्स कुछ ज़्यादा हो गए थे और इतना काम नहीं था, तो कंपनी में एक साथ 200 आदमियों को निकाला गया, जिसमें से एक मैं भी था। और फिर उसके बाद पैसों की तंगी की वजह से मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। उसके बाद मेरा घर भी मुझे बेचना पड़ा और मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। और क्या ये सब एक क्राइम है? क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर पकड़ के लाए हो? अब इतने में ही डोर खुलता है और सीनियर कांस्टेबल प्रायर आता है। तभी सार्जेंट फ्लेमिंग से कहता है कि अब तुम्हारा फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है और ये सब इस टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड होगा। तुम जो कुछ भी कहोगे सोच समझ कर कहना, क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके बाद सार्जेंट रिकॉर्डर को स्टार्ट कर देते हैं। अब रिकॉर्डर स्टार्ट होते ही फ्लेमिंग सार्जेंट से कहने लगता है कि आप मेरे को यहाँ पे कल दोपहर को लाए थे और उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तभी सार्जेंट उससे कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके इस खाने वाली बात को टालकर आगे का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तभी सार्जेंट स्टील फ्लेमिंग को बताते हैं कि हम यहाँ पर आपसे एक कार चोरी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं,
जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर KCR 109 है। क्या आप इस कार के बारे में कुछ जानते हैं? फ्लेमिंग उसको मना कर देता है, कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना ही मुझे इस कार के बारे में कुछ पता है। अब कुछ और सवाल पूछने के बाद सार्जेंट ये इंटरव्यू यहीं पर रोक देते हैं और टेप रिकॉर्डर को भी ऑफ कर देते हैं। अब फ्लेमिंग सार्जेंट से पूछता है कि क्या आपकी पूछताछ हो गई, अब मैं जा सकता हूँ? तभी सार्जेंट कहते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें और सवाल पूछने हैं। उससे पहले हम थोड़ी तहकीकात कर लें, तब तक आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब इंटरव्यू रूम से बाहर आकर सार्जेंट प्रायर से कहते हैं कि मुझे तो ये देखने में थोड़ा भोला लगता है, पर फिर भी मुझको थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि शॉपकीपर ने बिल्कुल इसके जैसे ही एक स्केच बनवाया है। भला वो शॉपकीपर झूठ क्यों बोलेगा, और वो ऐसे आदमी का स्केच कैसे बनवाएगा जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। और फिर वो प्रायर से कहता है कि इसके घर से मिले हुए जितने भी सबूत हैं उन सबको ठीक से चेक करो, और बीक्रॉफ्ट की बीवी को बुलाओ, और इसके घर से जितना भी सामान मिला है सब उससे चेक करवाओ, क्या पता उनमें से कोई सामान बीक्रॉफ्ट का हो। अब नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में बीक्रॉफ्ट की वाइफ को बुलाया जाता है, और वो फ्लेमिंग के घर से मिली हर चीज़ को बारीकी से देखती है, पर काफ़ी देर तक देखने के बाद भी उसको एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती जो कि बीक्रॉफ्ट की हो। और फिर इसके बाद वो रोते रोते घर चली जाती है। अब इसके बाद सार्जेंट स्टील फ्लेमिंग के पास उसके कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चोरों के साथ डील करता रहता हूँ, और कहते हैं कि अगर तुम सच बता दो तो मैं तुम्हारी सज़ा कम कराने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर फ्लेमिंग कहता है कि मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब इसके बाद सार्जेंट रिकॉर्डर स्टार्ट करते हैं और फिर से इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अब सार्जेंट फ्लेमिंग से पूछते हैं कि आप हाल ही में अपने टाउन से बाहर कहीं गए थे? फ्लेमिंग थोड़ा याद करता है और थोड़ी देर बाद वो सार्जेंट को बताता है कि हाँ, शायद मैं पिछले महीने की 21 तारीख को बेलारेट गया था। अब ये दोस्तों बिल्कुल वही तारीख होती है जिस दिन बीक्रॉफ्ट अपने घर से निकला होता है, और वो भी अपने घर से बेलारेंट के लिए निकला होता है। अब फ्लेमिंग उसको बताता है क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ, तो बेलारेंट में मुझे खेती में फसल काटने का काम मिला था, तो मैं उसी सिलसिले में वहाँ गया था और 2 रातों के बाद वहाँ से आ गया था। अब इसके बाद सार्जेंट उसे एक कार की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि इस कार के बारे में कुछ जानते हो, क्या तुमने इस मॉडल की कार को कभी चलाया है? तभी फ्लेमिंग बोलता है ना ही मैं इस कार को जानता हूँ और ना ही मैंने इस कार की मॉडल को कभी चलाया है। अब फ्लेमिंग उससे कहता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ, तुम मुझे बेवजह यहाँ पे परेशान कर रहे हो। अब सार्जेंट उससे बाकी सवाल पूछता है और फ्लेमिंग उनका जवाब देता है। और फिर इसके बाद फ्लेमिंग सार्जेंट से कहता है कि क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है, मुझे कल भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। अब आज भी सार्जेंट उसकी इस खाने वाली बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये इंटरव्यू ऑफ करके रिकॉर्डर को ऑफ कर देते हैं। अब इंटरव्यू रूम से बाहर आने के बाद सार्जेंट प्रायर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये फ्लेमिंग हमसे कुछ छुपा रहा है, ये हमसे झूठ बोल रहा है, इसको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा तभी ये हमें सच बताएगा। अब इसके बाद वो दोनों फिर से इंटरव्यू के लिए फ्लेमिंग के पास जाते हैं और रिकॉर्डर ऑन कर सार्जेंट फ्लेमिंग से पूछते हैं कि क्या तुम कभी एंड्रयू बेक्रॉफ्ट नाम के आदमी से मिले हो? फ्लेमिंग कह देता है कि ना ही मैं एंड्रयू बेक्रॉफ्ट नाम के आदमी को जानता हूँ और ना ही मैं कभी इस नाम के आदमी से मिला हूँ। अब इसके बाद सार्जेंट फ्लेमिंग को एक लेटर और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट दिखाता है जो कि पीटर विलियम्स ने बीक्रॉफ्ट की वाइफ को भेजा होता है। अब सार्जेंट कहता है कि ये जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है और ये जो लेटर है, इन दोनों की राइटिंग को हमने मैच किया है, ये दोनों एक ही इंसान की है जो कि पीटर विलियम्स हैं, और ये दोनों लिखावट हूबहू तुम्हारे घर से मिली एक नोट पर लिखावट से मैच करते हैं, और ये हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है। अब फ्लेमिंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ना ही ये साइन मेरे हैं और ना ही इस लेटर पर लिखी लिखावट मेरी है, और ना ही मैंने किसी कार की चोरी की है, और ना ही मैं किसी बीक्रॉफ्ट नाम के आदमी को जानता हूँ। पता नहीं तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब सार्जेंट फ्लेमिंग से बोलते हैं कि तुम अब हमसे झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट ने काफ़ी डिटेल कंपैरिजन के बाद बताया है कि ये सारी राइटिंग एक ही इंसान की है, और वो जो कि तुम हो। अब इसके बाद फ्लेमिंग कहता है कि मेरा नाम पीटर विलियम्स नहीं है, असली पीटर विलियम्स को ढूंढो, और अगर वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है तो बीक्रॉफ्ट से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि पीटर विलियम्स कौन है। अब सार्जेंट फ्लेमिंग को बताते हैं कि जिस दिन से वो घर से अपनी कार लेकर निकले थे उस दिन से उनका भी कुछ अता पता नहीं है। अब फ्लेमिंग कहता है ओह, तो ये बात है,
मतलब तुम मुझे एक आदमी के किडनैप के केस में भी यहाँ पर बंद कराना चाहते हो। अब फ्लेमिंग ये सब सुनकर काफ़ी डर जाता है और वो उससे एक सोलिसिटर यानी एक वकील की डिमांड करता है। सार्जेंट कहता है बिल्कुल, हम तुम्हें पूरी आज़ादी देंगे एक वकील करने की, तुम किसी भी वकील को इस इंटरव्यू के बाद जाकर कॉल कर सकते हो और यहाँ पर अपने केस लड़ने के लिए बुला सकते हो। और इतना कहकर सार्जेंट ये इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म करते हैं और उस रिकॉर्डर को भी ऑफ कर देते हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद फ्लेमिंग एक अपने वकील को कॉल करता है और उसे अपना केस लड़ने के लिए राज़ी कर लेता है। अब इसके बाद सार्जेंट इंस्पेक्टर जैक्सन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है और 100% मैं श्योर हूँ कि ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा है। अब हमारे पास इतने सबूत तो हैं कि हम इसे कार चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर सकें, लेकिन इससे आगे का कोई प्रूफ नहीं है। अब इंस्पेक्टर जैक्सन सार्जेंट से पूछते हैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बीक्रॉफ्ट की कार की चोरी और उसके मिसिंग होने में इसी का कुछ लेना देना है। अब सार्जेंट कहते हैं हाँ, मुझे पूरा यकीन है। अब थोड़ी देर बाद फ्लेमिंग की वकील भी आ जाती है और फ्लेमिंग उसको अपने पूरे केस के बारे में बताता है और बताता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलवाकर कहते हैं कि मैं ही पीटर विलियम्स हूँ। अब फ्लेमिंग की वकील कहती है कि चिंता मत करो, कोर्ट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है और कहती है कि हैंडराइटिंग मैच करते वक्त हर एक्सपर्ट का अलग अलग ओपिनियन होता है। और वो फ्लेमिंग से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बेल कराने के लिए जा रही हूँ, पर अभी जब भी तुमसे कोई भी सवाल पूछें तो तुम बस इन्हें नो कमेंट कह देना। फ्लेमिंग कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे बचा लो प्लीज़, अब मुझे ये बताओ कि आगे मैं क्या करूँ। अब उसकी वकील फिर से कहती है तुम बस नो कमेंट कहना सीख लो और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद प्रायर और सार्जेंट उसके रूम में फिर से आते हैं और प्रायर उसके कान के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, फ्लेमिंग को गाली देने लगता है और उसे डराने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। अब सार्जेंट इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट करता है और रिकॉर्डर को ऑन करता है और वो फ्लेमिंग से कहता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, तुम हमें अगर सच बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी सबूत हैं और अब तो तुम्हारी हैंडराइटिंग भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। अब इसके बाद फ्लेमिंग बोलता है कि नो कमेंट। अब सार्जेंट कहता है कि हम तो सिर्फ फैक्ट पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जिस समय कार चोरी हुई तुम भी उसी समय बेलारेंट में थे और वहाँ पर एक शॉपकीपर ने तुम्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया और उसने तुम्हारा स्केच भी बनवाया है। अगर तुम चाहते हो तो हम उसे यहाँ पर भी बुलाकर तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं, अगर वो आइडेंटिफाई तुम्हें नहीं कर पाते तो तुम जा सकते हो। अब इसके बाद फ्लेमिंग सार्जेंट से बोलता है कि तुम एक करप्ट ऑफिसर हो और वो सार्जेंट से कहता है कि अगर तुम उस गवाह को थोड़े और पैसे दोगे तो वो तुम्हें अपना नाम भी कुछ और ही बताएगा। सार्जेंट कहता है कि हम विटनेसेस को कभी नहीं खरीदते और ना ही हमने उसे कोई पैसे दिए हैं। उस विटनेस ने तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बताया, उस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट और उस लेटर पे तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच हो गई है। अब फ्लेमिंग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास काफ़ी केस पेंडिंग है, इसलिए तुम मुझे फंसाना चाहते हो और तुम उन सभी केसेस को सोल्व कर कर जल्दी से जल्दी अपना प्रमोशन लेना चाहते हो। अब फ्लेमिंग कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर कुछ मर्डर्स के केसेस भी पेंडिंग पड़े हैं। तभी सार्जेंट कहते हैं कि मैंने तो मर्डर की कोई बात ही नहीं की, हम तो यहाँ पर सिर्फ बीक्रॉफ्ट की कार चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी फ्लेमिंग कहता है कि मैंने कोई कार नहीं चुराई, तुम बस अपनी वर्दी बचाने के लिए मुझे फंसाना चाहते हो। इसके बाद सार्जेंट कहता है कि हमारे पास विटनेस है जिसने तुम्हें देखा है, तुम अब नहीं बच पाओगे। और इसके बाद वो इंटरव्यू ऑफ करता है और रिकॉर्डर को भी ऑफ कर देता है। अब इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद और रिकॉर्डर ऑफ होते ही प्रायर फ्लेमिंग को गाली गलौज देने लगता है और उसे डराने लगता है और कहता है कि अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब इसके बाद फ्लेमिंग सार्जेंट से बोलता है कि और भी तो 4-5 लोग गायब हैं, उनका भी इल्ज़ाम तुम मुझ पर ही लगा दो, लेकिन अगर तुम बीक्रॉफ्ट के केस में मुझे फंसाना चाहते हो तो जाओ पहले उसकी लाश ढूंढ कर आओ। अब इसके बाद सार्जेंट और प्रायर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद सार्जेंट सीधा जैक्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि फ्लेमिंग ने बाकी मिसिंग लोगों के बारे में भी बात करी और उसने टॉपिक खुद ही उठाया। और वो जैक्सन को ये भी बताता है कि फ्लेमिंग ने उससे ये बोला है कि अगर तुम ये इल्ज़ाम उस पर लगाना चाहते हो तो जाओ बीक्रॉफ्ट की बॉडी ढूंढो। और वो जैक्सन से बोलता है कि कोई भी बेगुनाह इंसान ऐसा शब्द नहीं बोलता कि जाओ अगर मुझे फंसाना चाहते हो तो डेड बॉडी ढूंढो। अब जैक्सन पूछता है कि क्या ये बात करते हुए रिकॉर्डर ऑन था। अब सार्जेंट कहता है कि नहीं, वो बहुत तेज़ आदमी है
उसने ये सब रिकॉर्डर ऑफ होने के बाद बोला। अब सार्जेंट जैक्सन से थोड़ा और टाइम के लिए परमिशन मांगता है और जैक्सन भी उसको परमिशन दे देता है। अब सार्जेंट प्रायर से कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और हमें उससे सच उगलवाना होगा, वरना हमें उसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद फ्लेमिंग को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उससे उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर सार्जेंट आ जाता है। अब फ्लेमिंग थोड़ा मुस्कुराकर सार्जेंट से कहता है कि अगर तुम मुझे सुनने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और तभी सार्जेंट कहता है कि हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए हो। और तभी सार्जेंट फ्लेमिंग से पूछता है कि क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तभी फ्लेमिंग उससे कहता है कि हाँ, मुझे खाना खाना है। और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर फ्लेमिंग को वहाँ से ले जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप हमारे इस मूवी एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में देखेंगे कि फ्लेमिंग सार्जेंट स्टील और प्रायर को क्या सच्चाई बताता है। अगर आप पार्ट 2 को अभी देखना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, या फिर आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।